बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का तीसरा चैप्टर दिल्ली के सुल्तान। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आपने इस पाठ को यदि पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को अवश्य पढ़ लें, ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आ जाए और आप समझ सकें कि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं वो कितने सही हैं और आप उन्हें याद भी कर सकें। देख रहे ना आप यहाँ पर। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाठ के आंतरिक प्रश्न और उनके उत्तर। आप समझ गए ना आंतरिक प्रश्न का मतलब, जो कि पाठ के बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पाठ पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद प्रश्न दिए जाते हैं। तो आप देखें इसको, अपने पाठ के अंदर कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, उनके उत्तर हम आपको पहले यहाँ पर बता रहे हैं, और साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि कौन से पेज पर ये प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? और ये प्रश्न आपको कहाँ पर मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा 32 नंबर पेज पर, यानी 32 नंबर पेज पर। आप देखें अपनी पाठ्य पुस्तक के, और इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे 13वीं सदी के इतिहासकार फ़.ए. मुदव्विर ने न्याय चक्र के बारे में लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका पाएंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। न्याय चक्र का उपरोक्त वर्णन राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए आंशिक रूप से उपयुक्त है। तो इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये है आपका पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, आप देखेंगे पेज नंबर 33 पर, और यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके लिए, मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? समझ गए ना आप प्रश्न को। और इस प्रश्न को आप देख सकते हैं अपने 33 नंबर पेज पर, अपनी किताब के 33 नंबर पेज पर, यानी 33 नंबर पेज पर आप देखें, और उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। मिन्हाज ए सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसमें स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। याद है ना बच्चों आपको, रजिया कौन थी? रजिया जो सुल्तान थी, ये 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। रजिया सुल्तान को महिला शासक होने के कारण काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि रजिया सुल्ताना ने मर्दों की तरह शासन चलाया। रजिया सुल्तान के विचार मिन्हाज सिराज के विपरीत था। पहले पितृ प्रधान समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा होता था, इसलिए स्त्री के लिए शासक बनना कठिन काम था। तो इस प्रकार से आप इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रश्न है आपका 33 नंबर पेज, 33 नंबर पेज पर आप देखें, और इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? सल्तनत काल के प्रारंभिक शासक गुलाम वंश के थे। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना था। ये दोनों शासक काफ़ी योग्य और बुद्धिमान थे, इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। यह कथन सही है, क्योंकि ये गुलाम अपनी योग्यता और बुद्धि से ही राजा या सुल्तान के दिल जीत पाते थे, इसलिए सुल्तान उन्हें बेटे से बढ़कर मानते थे। समझ गए ना बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर, यानी तीसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से ऐसे लिखें और इसे याद करें। इसके बाद बच्चों बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न है, आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? और आप देख सकते हैं ये प्रश्न है आपका 33 नंबर पेज पर, और उत्तर लिखेंगे, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल यानी शराब बनाने और बेचने वाला जो था, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनखा तब्बाक नामक बावर्ची और लट्टा
तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ये लोग सुल्तान को चापलूसी करके बड़े पद पाए थे। इनके अंदर बड़े पद पाने की योग्यता नहीं थी। इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आप ध्यान दें बच्चों, सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और आपको ये प्रश्न मिलेगा 40 नंबर पेज पर। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर 14 नंबर पेज पर मिलेगा आपको ये प्रश्न। प्रश्न क्या है? सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे बच्चों, मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने भारत के सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था। उसके अनुसार सरदार चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। ये दोनों स्थान काफ़ी दुर्गम होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते देते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लिखेंगे आप इस 5वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं अब पाठ के जो अंत में पूछे गए आपको प्रश्न हैं उनके उत्तर। आप देखेंगे जैसे ही आपका पाठ पूरा होता है उसके अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और हम आपको बता रहे हैं उनका उत्तर। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फिर से याद करें। और क्या याद करें? प्रश्न है पहला, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? उत्तर होगा आपका, तोमर राजपूत चौहान राजाओं ने पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। इस प्रकार आप उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी? उत्तर लिख सकते हैं आप, फारसी भाषा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो किसके हुआ बच्चों? आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे मोहम्मद तुगलक। और इसके बाद है चौथा प्रश्न, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? उत्तर लिखेंगे मोरक्को, यानी कि जो आजकल अफ्रीका नाम से है। तो इसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप और उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर देखेंगे, आइए समझें। पांचवा प्रश्न है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? उत्तर लिखेंगे आप, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों का वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका पांचवा प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों आप ध्यान देंगे, छठा प्रश्न है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो आपको मालूम हुआ क्या समझते हैं बच्चों? उत्तर लिखेंगे भीतरी सीमा। सबसे पहले लिखेंगे आप भीतरी सीमा के बारे में। तो भीतरी सीमा से अभिप्राय है गैरिसन, शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। और बाहरी सीमा में क्या लिखेंगे आप? हेडिंग डाल के लिखेंगे बाहरी सीमा। उसके बाद लिखेंगे गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। आप समझ गए ना यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे? पहले आप जो है भीतरी सीमा लिखेंगे हेडिंग डाल के, उसके बाद लिखेंगे बाहरी सीमा। ये है बाहरी सीमा। और यहाँ पर बच्चों उसके बाद सातवां प्रश्न आपके लिए, मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? उत्तर में लिखेंगे मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। और क्या कदम उठाए गए थे बच्चों? उत्तर लिखेंगे यहाँ पर जो है उत्तर में लिखेंगे आप पहला दूसरा तीसरा करके। पहला लिखेंगे उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। दूसरा, उन्हें कोई भी इफ्ता यानी कि क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। इसके बाद तीसरा लिखेंगे आप, मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। और इसके बाद लिखेंगे
मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और इसके बाद लिखेंगे पाँचवां, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना बच्चों आप, यह आपका 7वां प्रश्न और इसमें ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। इसके बाद बच्चों ध्यान दें आप, 8वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा और एक एक करके आप प्रभाव लिखेंगे उनके। यहाँ पर जो है नंबर 1 लिखेंगे आप, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्त के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। और तीसरा लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी गई। इसके बाद चौथा लिखेंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए जो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। तो ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर, आइए विचार करें। और यहाँ पर क्या है, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं। समझ गए ना आप। तो यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे, हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि नंबर 1, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। नंबर 2, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। और अगला पॉइंट लिखेंगे आप, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 10वां प्रश्न है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे आप आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है बच्चों, 11वें प्रश्न में, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे। क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। यह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि भूमि या कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार से आप 11वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इस प्रश्न में आगे क्या लिखेंगे आप, आज जंगल कई कारणों से काटा जा रहा है और कौन कौन से कारणों से। नंबर 1 पॉइंट में लिख सकते हैं आप, कृषि भूमि को प्राप्त करना व आवासों का निर्माण करना। नंबर 2, परिवहन मार्गों का निर्माण व खनन कार्य के लिए। और नंबर 3, बड़े बांधों का निर्माण में वनों की कटाई, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, आइए करके देखें। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, आइए करके देखें। तो यहाँ पर जो है इसमें है आपका 12वां प्रश्न, पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत है। क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो। इनमें से कुछ इमारत का वर्णन कीजिए, उनके रेखाचित्र बनाइए। तो अगर आपके इलाके में ऐसा कुछ है बच्चों तो आप जो है बता सकते हैं कि आपके इलाके में बहुत पुरानी 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी की कोई इमारत है। उत्तर में आप लिख सकते हैं दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप एक टेबल बना सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बनी हुई है टेबल। और यहाँ पर जो है इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसे जो है ढंग से आप लिखेंगे, जैसे कि प्रसिद्ध इमारतें, निर्माणकर्ता और निर्माण वर्ष।
तो यहाँ पर नंबर 1 में कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, नंबर 2 में हौज खास दिल्ली, नंबर 3 तुगलकाबाद का किला दिल्ली में, नंबर 4 फिरोज शाह कोटला दिल्ली में और नंबर 5 खिड़की मस्जिद जो कि दिल्ली में है। निर्माणकर्ता कौन है? कुतुब मीनार जो है बनाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हौज खास दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी का। और तुगलकाबाद का किला दिल्ली में किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला किसका बना हुआ है? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। और खिड़की मस्जिद जो दिल्ली की है ये किसने बनाई बच्चों? मोहम्मद तुगलक ने। कब बनाई थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्माण का वर्ष 1199 से 1208, यहाँ पर 1305, 1321 से 25 और यहाँ पर 1354 और 1326। तो इसको आप जो है अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से अच्छे से याद करें, इसे समझें और इसे लिखें। तो बच्चों इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको इन पाठ में जो हमने आपको प्रश्नों के उत्तर बताए अच्छे से समझ आए होंगे। आप इसे अच्छे से याद करेंगे, अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करें ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान दें बच्चों, आज हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास 7th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत का तीसरा चैप्टर दिल्ली के सुल्तान। इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4। आप इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें वीडियो। आपका दिन शुभ हो।